नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतोष टेरिया में। आज हम जीके के 2020 पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें हम 20 क्वेश्चन संविधान के, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक तथा 20 से 30 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। PDF की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी गई है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई थी। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत किस एक्ट के तहत हुई थी। तो 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। और ये समाप्त कब हुआ था द्वैध शासन व्यवस्था? 1858 में। सैनिक विद्रोह के पश्चात, सैनिक विद्रोह हमारा 1857 में हुआ था और उसके एक साल बाद यानी 1858 में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत द्वैध शासन व्यवस्था शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश कंपनी का शासन कब हटाकर क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी इंग्लैंड के राजा को हस्तांतरित कर दिया गया। तो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश कंपनी का शासन हटाकर ब्रिटेन के क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार को 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है 1919 का भारतीय प्रशासन अधिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का भारतीय प्रशासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कब किया गया। तो कब किया गया? 1919 ईस्वी भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान कब किया गया था? 1919 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के कितने सदस्य थे। तो इसके 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था। तो कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया था। याद रखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, लेकिन उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके 2 दिन बाद ही यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था। तो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के कितने वाचन हुए थे। तो संविधान सभा के 3 वाचन हुए थे। ठीक है,
3 वचन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा का कार्य संविधान सभा ने कितने अधिवेशन में पूरा किया था? तो इसका जो आंसर है वो है 11 अधिवेशन में। संविधान सभा ने संविधान सभा का क्या कार्य 11 अधिवेशनों में पूरा किया था। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये। समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? क्या है संविधान में समस्त शक्तियों का स्रोत? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये जो टैगलाइन है इसको, ये ही समस्त शक्तियों का स्रोत है, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, किस विवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। कब? 1973 केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद में। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया था? किस वाद में दिया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा? तो किसका पड़ा था? 1935 भारतीय शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जो थी वो हमारे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, मूल संविधान में 8 सूचियाँ थीं। ठीक है, उसके बाद प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दर्जा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दल बदल से संबंधित संशोधन कब जोड़ा गया? तो कब जोड़ा गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल से संबंधित कानून जोड़ा गया। यह संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है। किसमें है? 10वीं में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, दल बदल से संबंधित जो कानून है वो संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल है। 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1993 यह संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, यानी पंचायती राज व्यवस्था। 74वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है? तो यह नगर पालिका का प्रावधान है, इसमें 12वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे? 12वीं से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स से शुरू होंगे। ठीक है, तो आज हम 2020 मैच खेलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। शेयर करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? शिवरमन समिति। शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। तो हर साल प्रत्येक वर्ष 12 जुलाई को नाबार्ड अपनी स्थापना दिवस मनाता है।
12 जुलाई 1982। याद रखिए दोस्तों, ये 12 जुलाई 1982 पेपरों में कई बार पूछा गया है, 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति का नाम क्या था? तो क्या नाम था? राजा चलैया समिति कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए संबंधित थी, राजा चलैया समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित जो टाइडल पार्क है वो हमारा चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे है? चेन्नई में हमारा स्थित है टाइडल पार्क। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित टाइडल पार्क चेन्नई में स्थित है। व्यय कर को आय कर के विकल्प के रूप में कॉलडोर ने सुझाया था। कॉलडोर ने कहा था कि व्यय कर को आय कर के रूप में जोड़कर देखा जाना चाहिए, यानी जो व्यक्ति जितना व्यय करता है उसका भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कॉलडोर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला संयंत्र, जो 3 संयंत्र थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला संयंत्र, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तो दूसरी पंचवर्षीय हमारी योजना कब से शुरू हुई थी? पहली कब से हुई थी? 1951 से 1956 तक, और अगली 1956 से 1957 से 1962 तक। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला संयंत्र स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर करते चलें दोस्तों। दुर्गापुर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला संयंत्र जर्मनी के सहयोग से तथा भिलाई संयंत्र रूस यानी सोवियत संघ, रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रूस को सोवियत संघ। तो दुर्गापुर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला संयंत्र जर्मनी के सहयोग से तथा भिलाई संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी, भिलाई रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। सब्सक्राइब करते चलें तथा लाइक भी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1925, देखिए दोस्तों, 1925 को रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। कब किया था अलग? 1925 को। तथा पुनः रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब शामिल कर दिया गया था? तो कब किया गया था? 1917 को। पुनः रेल बजट को केंद्रीय बजट में 1917 को शामिल कर दिया गया था। 1925 को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था तथा 1917 को पुनः उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई थी। कौन से सम्मेलन के तहत? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत IMF की स्थापना की गई थी। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? वाशिंगटन DC में IMF का मुख्यालय है। यह वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है, निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, निगम कर को केंद्र सरकार लगाती है। अगला क्वेश्चन देखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016, याद रखिए दोस्तों, 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के रुपए के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी। कब की थी? 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा की थी। 2016 8 नवंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की गई थी? सिरपुर, महाराष्ट्र में।
पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी थी? तो कौन सी थी? एयर सहारा। राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की पहली निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा एयर सहारा थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर, याद रखिए हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय वृद्धि दर से संबंधित है, यानी हिंदू वृद्धि दर को ही राष्ट्रीय आय से संबंधित माना जाता है। भारत में सकल घरेलू बच्चों में भारत में सकल घरेलू खर्चे हैं दोस्तों, यहाँ पे बच्चे नहीं हैं, सकल घरेलू खर्चों में, यहाँ पे खर्चे लिख लीजिएगा, खर्चों में घरेलू क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, घरेलू क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भारत में सकल घरेलू खर्चों में घरेलू क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमाचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि एनटीपीसी के सहयोग से निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ पर स्थित है? भूटान में। अमाचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS का मुख्यालय कहाँ पर है? बेसल। और बेसल कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, यानी बेसल स्विट्जरलैंड में स्थित है BIS का मुख्यालय, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय कौन है? आर्थिक नियोजन। कितनी सूचियां हैं? 3। ठीक है, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, अपशिष्ट सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, 4 सूचियां हो गई। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय आकलन करने की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि हैं? एक आय विधि है, उत्पाद विधि और व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय आकलन करने की 3 विधियां हैं, आय विधि, उत्पाद विधि और व्यय विधि। सब्सक्राइब करते चलें, लाइक भी करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक मापी जाती है, किसके द्वारा? अरे भाई, भारत में मुद्रास्फीति जो है वो थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, यानी WPI। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है? सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है प्लानिंग फॉर इंडिया। भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। कब? 1921 को। किसी देश के जीवन स्तर की माप प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से ज्ञात की जाती है। किसी देश के जीवन स्तर की माप प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, वैल्यू एंड कैपिटल किसकी पुस्तक है? तो वैल्यू एंड कैपिटल हिक्स, इनका नाम क्या था? हिक्स की पुस्तक है वैल्यू एंड कैपिटल। ठीक है दोस्तों, शेयर बाजार का पूर्ण प्रभाव नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा शेयर बाजार का नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस पर थी? सोवियत मॉडल पर। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना सोवियत मॉडल यानी रूस के मॉडल पर आधारित थी। पहले रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, लेकिन 1991-92 के पश्चात सोवियत संघ को रूस का नाम दे दिया गया। ठीक है, उससे रूस अलग हो गया था।
तो सोवियत संघ को रूस कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। ठीक है, क्या कार्य है? पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई दोस्तों? तो छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कब? 1982 को, डॉक्टर शिव रमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF जो हमने पढ़ा था अभी, IMF केवल जो उसके सदस्य देश हैं उनको ही ऋण प्रदान करता है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? IMF का वाशिंगटन DC में। सब्सक्राइब करें और लाइक करें जल्दी से जल्दी। प्लानिंग एंड द पुअर किसकी पुस्तक है? BS मिन्हास। प्लानिंग एंड द पुअर किसकी पुस्तक है? BS मिन्हास की। अगला क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। किसका? मल्होत्रा समिति का गठन बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं। जब राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है तो उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखें, बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? कहाँ पर है बैंक नोट प्रेस? देवास में। देवास में बैंक नोट प्रेस स्थित है। अगला है, ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली संस्था कौन सी है? कौन सी? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर, छठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं उत्कृष्ट प्रतिभूतियाँ। ठीक है, उत्कृष्ट प्रतिभूतियाँ कहते हैं सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों को। सब्सक्राइब करें दोस्तों और तथा लाइक भी करते चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। आइए अब देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरिस्टोटल, यानी अरस्तु हिंदी में कहते हैं अरस्तु और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु या एरिस्टोटल। इनकी एक पुस्तक भी है हिस्टोरिया एनिमेलेज में। इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलेज में, अरस्तु की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग? लेमार्क और ट्रिवेरेनस। लेमार्क और ट्रिवेरेनस ने बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, फिलोसॉफी जूलॉजी किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? फिलोसॉफी जूलॉजी लेमार्क की। लेमार्क की ही पुस्तक है फिलोसॉफी जूलॉजी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये फिलोसॉफी जूलॉजी पुस्तक, कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? तो ये है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनके जो ये है ना इम्पोर्टेंट है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसकी पुस्तक है? थॉमस माल्थस की पुस्तक है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इनने ये कहा था कि जीव संख्या की गुणोत्तर श्रेणी में तथा खाद्य
कि समानता श्रेणी में वृद्धि होती है, यानी जो जनसंख्या हमारी बढ़ती है वो गुरुत्व श्रेणी में बढ़ती है, तथा जो खाद्य की जो वस्तुएं हैं वो समानता श्रेणी में बढ़ती हैं। ये स्टेटमेंट कई बार पेपरों में पूछा गया है कि ये किसने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है जनन कोष का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीजमैन ने जनन कोष का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है पोरीफेरा संघ में किस प्रकार के प्राणी आते हैं? पोरीफेरा संघ में किस प्रकार के प्राणी आते हैं? तो स्पंजी प्रकार के, पोरीफेरा संघ में स्पंजी प्रकार के प्राणी आते हैं। इनका जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय होता है, पाचन इनका अंतःकोशिकीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंचुआ किस संघ का जंतु है? केंचुआ किस संघ का है? एनिलीडा संघ का। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, 4 जोड़ी। ठीक है, यानी 8 हृदय। ठीक है, तो केंचुआ हमारा एनिलीडा संघ का जंतु है। इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। मोलस्का संघ के जंतु किस प्रकार के होते हैं? तो इनका कोमल शरीर इनके जो खोल होता है उससे ढका रहता है, कवच से ढका रहता है कोमल शरीर इनका। ठीक है, जैसे घोंघा होते हैं, घोंघा है, सीपी है। ठीक है, ये हमारे मोलस्का संघ के जंतु होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, आर्थ्रोपोडा संघ में किस प्रकार के जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा संघ में किस प्रकार के जंतु आते हैं? जैसे मक्खी है, मच्छर, बिच्छू, केकड़ा, कॉकरोच, ये सारे आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, अंडों का जो बाहरी खोल है वो किस चीज़ से बना होता है? अंडों का जो बाहरी खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ग्रेगन जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि मनुष्य के कान पर लंबे बाल उग जाते हैं तो यह किस से संबंधित है? तो याद रखिए यह वायु गुणसूत्र से संबंधित होता है। ठीक है, यदि मनुष्य के कान पर बाल उग जाते हैं लंबे लंबे। अगला क्वेश्चन देखें। व्यक्ति में वर्णांधता में व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? तो वर्णांधता में व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, यह रोग जन्मजात ही होता है। डीएनए तथा आरएनए कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए तथा आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए कोशिका केंद्रक में पाया जाता है तथा आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए कोशिका केंद्रक में और आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। डीएनए की खोज आर्थर और क्रिक यानी वाटसन क्रिक ने की थी और आर्थर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कहते हैं हम कोशिका के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन देखें। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका हमारे तंत्र की होती है सबसे लंबी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के पक्षी के अंडे की। शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्र की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। वनस्पति की कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? तो याद रखिए वनस्पति की कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी होती हैं। किसकी? सेल्यूलोज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें।
कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट कोशिका में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति निर्जीव पदार्थों की बनी होती है, ठीक है, जो केवल पाई जाती है, केवल पाई जाती है किसमें? पादप कोशिकाओं में, ठीक है। कोशिका भित्ति केवल निर्जीव पदार्थों की बनी होती है जो केवल पाई जाती है कहाँ? पादप कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु एवं कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट। जीवाणु एवं कवकों की कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, ठीक है। अगला है शैवालों तथा हरे पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों तथा हरे पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, ठीक है। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर करें तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साइड पर मैंने बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए है तो नीचे लिंक दे दी गई है टेलीग्राम की, आप वहाँ पर जाके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।